नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। चलो बने अर्थशास्त्र मुहिम के अंतर्गत मैं सार्थक पहल के माध्यम से लेके आया हूं एडम स्मिथ का सिद्धांत अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांत। एडम स्मिथ, पीगू, जेवंस, रिकॉर्डो, जेएस मिल, माल्थस, ये जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहलाते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन्हें। इससे पहले आर्थिक विचारधाराएं तो थी लेकिन क्रमबद्ध नहीं था। सर्वप्रथम इन्होंने जो है 1976 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। नाम है एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम बताया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। और ये बुक जब इनकी पब्लिश हुई तो इन्होंने क्या, आर्थिक जितने भी विचार थे उनको एक सूत्र में पिरो दिया। तो इसलिए इन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। बुक का नाम एक बार फिर बता दूं, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। इन्हें जो एडम स्मिथ है, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके नियम की जो हम कड़ियां देखें तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। एडम स्मिथ प्राकृतिक नियमों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक स्वतंत्र वातावरण में ही विकसित हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना है और ऐसा निर्णय लेने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं। एक अवधारणा है इनकी अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ बाजार तंत्र को संचालित करता है। इनके नियम की मुख्य विशेषता क्या है? अदृश्य हाथ जो बाजार तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और ये जो बाजार तंत्र, अर्थात जिसे हम मांग और पूर्ति की शक्तियां होती हैं, ये उसे नियंत्रित कर देती है। सरकार के कार्य को सीमित कर दिया है यहां पर। ठीक, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है और सरकार के कार्य को सीमित कर दिया है यहां पर। और जो भी निर्णय लेगा वो कौन? अदृश्य हाथ, अर्थात पूर्ण प्रतियोगी बाजार तंत्र को जो है यहां पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो हम पहली जो कंटेंट हमने पढ़ा वो है नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। इसमें क्या पढ़ा हमने? अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने में स्वतंत्र है और अपने लिए हमेशा वो अच्छा ही निर्णय लेता है। दूसरा है श्रम विभाजन। दूसरे महत्वपूर्ण जो घटक है इसका, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन एडम स्मिथ के आर्थिक विकास सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अर्थात क्या होता है? कार्यों का बंटवारा हो जाता है और बार बार कार्य करने के कारण एक व्यक्ति जो है अपने कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, एक विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है। वो अपना कार्य जो है अन्य लोगों से बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है। तो इसे कहते हैं विशिष्टीकरण। हम इस पॉइंट को और आगे बढ़ाएंगे। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, लेबर डिवीजन। बड़ी मात्रा में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अपनाने के कारण श्रमिकों की जो कार्य क्षमता और कार्य कुशलता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। वस्तु के उत्पादन में कम समय लगने लगता है, इससे श्रम बचत होती है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है
और अधिक से अधिक नए नए आविष्कार जो है वो खोजे जाने लगते हैं। तो पहला जो एडम स्मिथ के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है प्राकृतिक नियम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा अदृश्य हाथ, और दूसरा पढ़ा है श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन के अंतर्गत हमने पढ़ा विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। तीसरी जो कंडिका है इसमें वो है पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो श्रम विभाजन के साथ ही पूंजी संचय को एक आवश्यकता मानते हैं। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, उसी तरीके से पूंजी संचय भी आवश्यक है। और जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो विकास की प्रक्रिया अपने आप ही प्रारंभ हो जाती है। और एडम स्मिथ का कहना था कि देश में पूंजी की वृद्धि या कमी के अनुपात में ही उत्पादन या वास्तविक आय में वृद्धि या कमी होती है। अर्थात पूंजी संचय अधिक होगा, पूंजी निर्माण अधिक होगा, तो वहां राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि भी होगी। और इसी प्रकार पूंजी संचय नहीं होगा तो वहां पे ना तो उत्पादन में वृद्धि होगी, ना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और ना ही वास्तविक आय में वृद्धि होगी। इसलिए क्या करना है, पूंजी संचय अति आवश्यक है। फिर है चौथा जो पॉइंट है, विकास लाभ पर निर्भर है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। जो पूंजीपति है उनको यदि लाभ होगा तो विकास होगा। एडम स्मिथ के अनुसार विकास जो है लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। उनके अनुसार अधिक लाभ प्राप्ति साहसियों को अधिक विनियोजन के लिए प्रेरित करती है। यदि लाभ प्राप्त नहीं होगा तो जो पूंजीपति है, विनियोग करता है, उनको प्रेरणा कहां से मिलेगी? जब लाभ प्राप्त होगा तो ही उनको प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ उनका विचार था कि पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि, पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि मजदूरियों को बढ़ाती है और जो लाभों की मात्रा को कम कर देती है। लाभ मजदूरी जब बढ़ जाती है तो पूंजीपतियों को प्राप्त होने वाला जो है लाभ कम हो जाता है। अतः लाभ को अधिक करने के लिए मजदूरी की दर कम होना चाहिए। इस तरीके से एडम स्मिथ लाभ और मजदूरी के दर में विपरीत संबंध को बताते हैं। पॉइंट नोट करना है, लाभ और मजदूरी के बीच में कैसा विपरीत संबंध होता है। यदि मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो लाभ कम हो जाता है, और मजदूरी की दर यदि कम रहती है तो लाभ की दरों में वृद्धि हो जाती है। अब हम देखेंगे संतुलित विकास नीति, संतुलित विकास नीति, बैलेंस्ड ग्रोथ पॉलिसी। जो और आर्थिक विकास का जो मॉडल होता है वो दो तरीके से होता है, संतुलित और असंतुलित। तो एडम स्मिथ जो है वो संतुलित विकास के समर्थक थे, और उनके अनुसार वो औद्योगिकरण के प्रबल समर्थक होने के बावजूद विकास के प्रारंभिक चरण में कृषि व कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। वो उनका विचार था कि कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, उसके बाद ही कृषि का विकास हो, कुटीर उद्योगों का विकास हो, उसके बाद ही बड़े उद्योगों का विकास होना चाहिए। विकास की व्यू रचना के क्रम में यदि एक सीक्वेंस बनाए तो सबसे पहले वो कृषि की बात करते हैं, उसके बाद उद्योग, और उसके बाद में व्यापार को वो रखते हैं। अर्थात पहले प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र, और फिर तृतीयक क्षेत्र। इस प्रकार को वो विकास का क्रम निर्धारित करते हैं। अर्थात वो संतुलित विकास नीति एवं उद्योगों में विविधता के समर्थक थे। क्या? संतुलित विकास नीति एवं उद्योगों में विविधता के समर्थक थे। अगला पॉइंट देखते हैं, मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस।
तो एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सक्रिय साधन माना है। अक्सर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में या एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम जो है कैसा साधन है, तो उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, सक्रिय साधन है। यही तो है जो पूंजी को, भूमि को क्रियाशील करता है। तो एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सक्रिय साधन माना है। वह आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों के योगदान को स्वीकार तो करते हैं, स्वीकार तो करते हैं, परंतु उन्होंने निम्न कोटि के व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया है। अर्थात मानवीय संसाधन हो, जनसंख्या वृद्धि तो आवश्यक हो, लेकिन कैसी हो, कैसी हो? तो संसाधन हो, शिक्षित हो, शिक्षित हो। जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होना चाहिए, संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो वो मानवीय संसाधन को भी महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, उसे सक्रिय साधन मानते हैं, लेकिन उसके गुणात्मक पक्ष पर जोर देते हैं और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने की वो बात करते हैं। फिर विकास के दूत, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये विकास के दूत, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। एडम स्मिथ ने विकास के 3 दूत माने हैं, 3 एजेंट माने। सबसे पहला है कृषक, दूसरा है उत्पादक और तीसरा है व्यापारी। तो 3 दूत माने हैं, कृषक, उत्पादक तथा व्यापारी। स्वतंत्र व्यापार, उद्यमशीलता या प्रतियोगिता के होने पर ही इन दूतों ने बाजार का विस्तार किया है। इन दूतों के लिए कुछ परिस्थितियां चाहिए, तो परिस्थितियां कौन सी है वहां पर? स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए और प्रतियोगिता होना चाहिए। और इस प्रकार ये तीनों वर्ग जो है पूंजी संचय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो तीनों एजेंट है, कृषक, उत्पादक और व्यापारी, पूंजी संचय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। विकास को इन्होंने एक प्रोसेस माना है और इन्होंने बोला है कि आर्थिक विकास एक बार प्रारंभ हो जाता है तो यह लगभग स्थायी रूप धारण कर लेता है। विकास की प्रक्रिया जब एक बार प्रारंभ हो जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है, वो प्रारंभ ही रहती है और स्थायी रूप धारण कर लेती है। दी हुई बाजार दशाओं में पूंजी संचय की दशा में श्रम विभाजन होता है और जिससे बाजार का विस्तार होते रहता है। और इस प्रकार सुधार तब और होता है जब उत्पादकता, विशिष्टीकरण, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास इसमें और अधिक योगदान देते चले जाते हैं। तो विकास प्रक्रिया के बारे में क्या बताया? एक बार जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तब ये स्थायी रूप धारण कर लेती है। अंतिम रूप देखते हैं इसके, अंतिम विशेषता देखें इसके, तो वह स्थिर अवस्था, स्टेशनरी स्टेट। इनके अनुसार जो विकास की जो प्रक्रिया है, प्राकृतिक साधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा होती है। आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? प्राकृतिक साधनों की कमी। जब अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लेती है और ऐसी समृद्ध अवस्था में श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतियोगिता, मजदूरी दरों को कम करके जीवन निर्वाह स्तर पर ला देती है। और इस स्थिति में प्रतियोगिता जो है व्यापारियों के लाभों को कम कर देती है, लाभ घटते चलते हैं और घटते ही चले जाते हैं, जिससे विनियोग में कमी आ जाती है और इस प्रकार विकास अंतिम चरण में पहुंच जाता है, जिसे स्थिर अवस्था कहते हैं। स्थिर अवस्था, तो ये अंतिम कड़ी है इसकी, स्थिर अवस्था। तो इस तरीके से हमने एडम स्मिथ का सिद्धांत पढ़ा और इसके महत्वपूर्ण घटक देखे। तो महत्वपूर्ण घटकों में हमने देखा प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ, दूसरा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, लेबर डिवीजन, तीसरा पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल
एक्यूमुलेशन। फिर है विकास लाभ पर निर्भर है, अर्थात डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। संतुलित विकास नीति, बैलेंस्ड ग्रोथ पॉलिसी। मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, विकास के दूत, एजेंट ऑफ ग्रोथ। विकास प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। स्थिर अवस्था, स्टेशनरी स्टेट। आगे हम देखेंगे मितव्ययिता तथा पूंजी निर्माण। एडम स्मिथ ने बचतों में वृद्धि को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना है। तो बचतों में वृद्धि करना है तो इसके लिए मितव्ययिता आवश्यक है, बचत आवश्यक है, और जो बचतें हैं उसका विनियोग करना आवश्यक है, उससे पूंजी निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बोला कि बचत जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और वो सही समय पर और लाभप्रद प्रतीत होता है। इसके बाद है अबंध नीति, लेजस फेयर की बात कर रहे हैं। तो यद्यपि एडम स्मिथ जो है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता, अबंध नीति के समर्थक थे, परंतु कुछ मूलभूत आर्थिक व सामाजिक संरचनाओं के विकास का दायित्व वो राज्य को मानते थे। मतलब अराजकता की बात भी नहीं करते थे। सरकार भी आवश्यक है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो सरकार को करना है, जैसे सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, समाज, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्य जो है वो सरकार के ऊपर छोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार हमने देखा एडम स्मिथ का सिद्धांत और उसके प्रमुख गुण। तो मेरिट्स में हमने देखा स्वतंत्र व्यापार नीति, श्रम विभाजन एवं पूंजी निर्माण, संतुलित विकास, बाजार का विकास, जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष, मितव्ययिता तथा पूंजी निर्माण, अबंध नीति। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। एडम स्मिथ के सिद्धांत की प्रमुख कमियां कौन कौन सी है, इनके आलोचनाएं कौन कौन सी है। तो आलोचनाओं में यदि हम देखें तो उद्यमशीलता की अवहेलना, उद्यमशीलता की अवहेलना। उन्होंने बोला कि आर्थिक विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो उन्होंने बोला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। श्रम को उन्होंने अनिवार्य साधन बताया, सक्रिय साधन बताया, लेकिन उद्यमशीलता की उन्होंने बात ही नहीं की। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे शुम्पीटर वगैरह, इन्होंने बोला कि उन्होंने उद्यमी को विकास का केंद्र बिंदु नहीं माना है, और जबकि शुम्पीटर वगैरह जो आधुनिक अर्थशास्त्री है वो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु जो है वो उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को मानते हैं। जो नव प्रवर्तन होता है वही पूंजी निर्माण करता है। दूसरा स्थिर अवस्था। उन्होंने बोला कि स्थिर अवस्था, अर्थव्यवस्था जो है विकास के चरम पे पहुंचती जाती है और एक मजदूरियां घटने बढ़ने लगती है, उद्योगपतियों का लाभ कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था का रूप ले लेती है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास निरंतर न होकर रुक रुक कर होता है। अतः स्थिर अवस्था की धारणा जो उन्होंने बताई वो अवास्तविक है। फिर है व्यापार चक्र, व्यापार चक्र, व्यापार चक्र। एडम स्मिथ का हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा, पूरी थ्योरी पढ़ी, उन्होंने व्यापार चक्रों की कभी बात ही नहीं की, मंदी या तेजी की उन्होंने कभी बात ही नहीं की। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस विषय पर जो है, व्यापार चक्रों पर जो है एडम स्मिथ मौन है, उन्होंने इनकी बात ही नहीं की। तो ये कमी है, व्यापार चक्रों का भी उनको उल्लेख करना था। फिर है समाज का विभाजन। इसमें पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य, समाज के मध्य एक कठोर विभाजन रेखा को खींचा है उन्होंने। समाज को दो भागों में बांट लिया उन्होंने, एक पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। जबकि उनका, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक मध्यम वर्ग भी होता है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन्होंने मध्यम वर्ग की कोई बात ही नहीं की है। एक पक्षीय बचत का आधार, एडम स्मिथ के अनुसार बचतें जो है पूंजीपति, भूमिपति और साहूकारों द्वारा की जाती है। ये जो धारणा है वो गलत है। आजकल बचतें आय प्राप्त करने वाला वर्ग सबसे अधिक की जाती है, अर्थात जो मजदूर वर्ग वगैरह होता है
ये भी बचते करता है। फिर यदि हम देखें तो है आत्महित सिद्धांत सही नहीं है। आत्महित सिद्धांत सही नहीं है। एडम स्मिथ का मानना है कि समाज सदैव अपने लाभ के लिए कार्य करता है, अपने लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो पूर्ण प्रतियोगिता की बात की, अदृश्य हाथ की बात की, तो ये भी अवास्तविक है और समाज के लिए हमेशा कल्याणकारी हो ये जरूरी नहीं है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता, एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है पूर्ण प्रतियोगिता जैसी अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, इसलिए ये जो सिद्धांत है उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा एडम स्मिथ का सिद्धांत, उस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं और उसमें क्या क्या कमियां थी। तो मित्रों,